हेलो फ्रेंड्स, बागमती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिपेनोसोमा, जो कि एक परजीवी पैरासाइट है, और ट्रिपेनोसोमासियसिस जो रोग है वो मनुष्य के अंतर्गत फैलाता है, अनिद्राकारी या अफ्रीकन निद्रा रोग के नाम से जिसे जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत ट्रिपेनोसोमा की हम जैसे बात करते थे, इससे पूर्व हम पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें इसकी हमने संरचना पढ़ ली थी, साथ ही इसके अंतर्गत क्या नाम से गमन पढ़ लिया था, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन की चीज पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ट्रिपेनोसोमा का पार्ट 2 है, जिसमें हम लेकर आए हैं ट्रिपेनोसोमा में जन्म। ट्रिपेनोसोमा में हम अगर जैसे ही जन्म की बात करते हैं तो ट्रिपेनोसोमा के अंतर्गत जो जन्म होता है वो अनुदैर्घ्य, या तो किस प्रकार से होता है, अनुदैर्घ्य, या फिर आपको पाया जाएगा लंबवत द्विविभाजन, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल या बाइनरी फ्यूजन है जो इसके अंतर्गत पाया जाता है, जिससे एक जो ट्रिपेनोसोमा होता है, जिससे दो पुत्री ट्रिपेनोसोमा का निर्माण हो जाता है। अब हम इसकी जैसे ही संरचना की बात करते हैं तो ये मध्य के अंतर्गत इसका क्या होता है, केंद्रक और केंद्रिका होता है। ये आपका क्या है, केंद्रक है। साथ ही अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो यानी कि पश्च शिरा होता है, उस पश्च शिरे की ओर जो पाए जाने वाले होते हैं वो होते हैं इसमें एक तो आधार कणिका और एक होता है काइनेटोप्लास्ट। ये तो क्या है, आधारी कणिका, और ये है इसका काइनेटोप्लास्ट। अब इसी के साथ इस जो आधारीय कणिका होती है, उस आधारीय कणिका के द्वारा क्या निकलता है, इसमें फ्लैजिला निकलता है। यानी कि जो आधारीय कणिका है, इस आधारीय कणिका से इसके द्वारा है जो क्या निकलता है, इसको फ्लैजिला निकलता है, तरंगीय कला निकलती है। इसको तो ऊपर वाले का तो कह लेते हैं काइनेटोप्लास्ट। ये है आधारी कणिका, और इससे इस प्रकार से ये फ्लैजिला निकलता है और अग्र सिरे की ओर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब जैसे इसमें अनुदैर्घ्य या लंबवत द्विविभाजन जैसी प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक कैसा हो जाता है, जालिकावत हो जाता है, और इसका जो काइनेटोप्लास्ट है और आधारी कणिका है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। और ये इसका क्या है भाई, ये इसका कोशिका द्रव्य है। यानी कि मैं पूरे ट्रिपेनोसोमा का जैसे ही संरचना बनाता हूं तो ये क्या है, इसका कोशिका द्रव्य है। और ये इसकी जो झिल्ली है ये है पेलिकल के द्वारा गिरी हुई रहती है, पेलिकल या पेलिका के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंतर्गत क्या होता है, केंद्रक दीर्घीकृत हो जाता है, दीर्घीकृत, और कैसा हो जाता है, जालिकावत हो जाता है, जालिकावत हो जाता है, जालिकावत हो जाता है। अब जैसे ही दीर्घीकृत और जालिकावत हो जाता है तो इसके अंतर्गत दो केंद्रक का जो है निर्माण हो जाता है, और काइनेटोप्लास्ट और आधार कणिका है वो ऐसे ही रहती है। फिर इसके बाद में जैसे ही इसमें आधारी कणिका हो जाता है, दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है, तो ये जो दोनों केंद्रक होते हैं उसके बाद में इसमें जो काइनेटोप्लास्ट है और जो आधारी कणिका है उससे विदाउट फ्लैजिला युक्त आधारी कणिका जो पुरानी है उसी से ही फ्लैजिला यानी कि कसाव है वो निकलता है, और इनसे नई काइनेटोप्लास्ट और आधारी जो कणिका है उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसके बाद में ट्रिपेनोसोमा में एक लंबवत खाच बनती है, लंबवत खाच
का निर्माण होता है और इस लंबवत खांच से ही इसके द्वारा जो है इसका इस लंबवत जो खांच है इस खांच के द्वारा ही नया जो ट्रिपनोसोमा है उसका क्या हो जाता है भाई निर्माण हो जाता है। और ये इसका क्या है काइनेटोप्लास्ट है और ये इसकी क्या है आधारीय कणिका। और जो नई आधारीय कणिका है उससे क्या हो जाता है फ्लैजिला का निर्माण होने लग जाता है। और ये जो फ्लैजिला है ये इसकी तरंगीय गति को निर्माण करता है। और अब जैसे ही इसमें फ्लैजिला का निर्माण हुआ तो ये लंबवत जो खांच होती है वो इसमें आगे बढ़ने लगती है और बढ़ने के साथ साथ एक नया जो ट्रिपनोसोमा है वो बन जाता है। एक से ही दो पुत्री ट्रिपनोसोमा का निर्माण हो जाता है। ये इस प्रकार से एक ट्रिपनोसोमा से दो पुत्री ट्रिपनोसोमा है उसका निर्माण हो गया। ये इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो जनन है वो एलेक्ट्रिक पाया गया है और साथ ही इसमें कौन सा हुआ है ये अणुध्रुवीय बाइनरी फ्यूजन है इसके अंतर्गत पाया जाता है। ये इसकी क्या है जनन की विधि है। तो सबसे पहले देखो इसके अंतर्गत क्या होता है जो केंद्रक है वो दीर्घीकृत होता है और जालिकावत हो जाता है। अब जैसे ही जालिकावत होता है तो ये केंद्रक क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसमें काइनेटोप्लास्ट और आधारीय कणिका में क्या होता है जनन होता है इससे दो बन जाते हैं। फिर जो ट्रिपनोसोमा होती है उसमें खांच बन जाती है। दोनों खांचों के अंतर्गत केंद्रक चले जाता है और एक आधारीय कणिका और एक क्या चला जाता है काइनेटोप्लास्ट। नेक्स्ट में फिर ये पुत्री ट्रिपनोसोमा बन जाते हैं पुत्री ट्रिपनोसोमा। ये पुत्री ट्रिपनोसोमा है इसका क्या हो जाता है भाई निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जैसे ही बात करें तो ये इसके अंतर्गत क्या होता है भाई जनन कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो ट्रिपनोसोमा जैसे ही जनन करता है तो इसके अंतर्गत अपने जीवन काल में एक से अधिक रूप पाए जाते हैं और इन एक से अधिक रूपों को बहुरूपता के नाम से जाना जाता है। बहुरूपता के नाम से जाना जाता है। इसको पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से इसको जाना जाता है बहुरूपता को। साथ ही अपन अगर इसकी बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म तो इसके अंतर्गत 4 प्रकार की बहुरूपता पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिपनोसोमा में बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिपनोसोमा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिपनोसोमा में बहुरूपता। अब हम ट्रिपनोसोमा की जैसे ही बहुरूपता की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अपने जो जीवन काल होता है उसमें एक से अधिक रूपों को क्या करता है दर्शाता है। और ये जो बहुरूपता है इसमें 4 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आती है वो बहुरूपता आती है सबसे पहली जो बहुरूपता है उस बहुरूपता का नाम है एमेस्टिगोट। तो हमारा जो वो रहेगा ट्रिपनोसोमा में बहुरूपता ये हमारा टॉपिक है। तो बहुरूपता से क्या है एक ही प्राणी की अपने जीवन काल में एक से अधिक रूपों का होना क्या कहलाता है बहुरूपता कहलाता है। एक ही प्राणी की अपने जीवन काल में
एक से अधिक रूपों का होना बहुरूपता कहलाता है। अब हम इसकी जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बहुरूपता जो पाई जाती है वो 4 प्रकार की है। सबसे पहले हम बहुरूपता की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत फर्स्ट जो बहुरूपता है उसका नाम है ए मेस्टिगोट। क्या नाम है? ए मेस्टिगोट। दूसरी जो बहुरूपता है उसका नाम है प्रोमेस्टिगोट। और तीसरी जो बहुरूपता है उसका नाम है एपिमेस्टिगोट। और चौथी जो बहुरूपता है वो है ट्रिपोमेस्टिगोट। ये इसके अंतर्गत बहुरूपता है। कौन कौन सी है? एमेस्टिगोट है, प्रोमेस्टिगोट है, एपिमेस्टिगोट है और लास्ट वाली है ट्राइकोमेस्टिगोट। लास्ट वाली का नाम क्या है बेटा? ट्राइकोमेस्टिगोट। तो अब अपन बात कर लेते हैं एमेस्टिगोट है उसको लिस्मेनिया रूप के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये दूसरा अगर इसका नाम है तो वो क्या है? लिस्मेनिया रूप है। और जैसे ही मैं प्रेमोस्टिगोट की बात करता हूं तो इसको लेप्टोमोनास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लेप्टोमोनास के नाम से जाना जाता है। और इसको जाना जाता है क्रिथिडिया या क्रिथिडिया रूप से भी इसको जाना जाता है। क्राइथिडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्रिथिडिया या क्राइथिडिया इसका नाम लिया जाता है। और दूसरा तो ये तो ट्रिपेनोसोमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम इनके रूपों की जैसे ही बात करते हैं तो ये एमेस्टिगोट है और एमेस्टिगोट के अंतर्गत केंद्रक और केंद्रिका तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो आधारीय कणिका और जो काइनेटोप्लास्ट होते हैं उस आधारीय कणिका से फ्लैजेला निकलता है, लेकिन वो कहाँ रहता है? इसके कोशिका द्रव्य के अंतर्गत रहता है। तो ये तो आपके पास क्या है? केंद्रक है। ये इसकी क्या है? आधारित कणिका है। और ये इसका क्या है? काइनेटोप्लास्ट है। क्या है भाई? काइनेटोप्लास्ट है। साथ ही इसके अंतर्गत जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत जो ब्लेफेरोप्लास्ट होता है जिसे मतलब आधारित कणिक से कसाब निकलते हैं, और ये जो बहुरूपता होती है ये एक केंद्रक आधारीय कणिका और एक इसमें लिख सकते हैं आप काइनेटोप्लास्ट। इसकी स्थिति के आधार पर, यानी कि इसकी जो स्थिति चेंज होती है या नहीं होती है, इसी के आधार पर इसमें बहुरूपता पाई जाती है। इसके अंतर्गत ट्रिपेनोसोमा के अंतर्गत है। साथ ही इसमें जो विशेषता जैसे एमेस्टिगोट के अंतर्गत केंद्रक और केंद्रिका इसके अंतर्गत पाई जाती है। चारों तरफ क्या होता है? पेलिकल का आवरण रहता है। साथ ही अपन कहे इसमें कोशिका द्रव्य होता है। ये इसमें विशेषता लिखनी है। आधारीय कणिका से फ्लैजेला निकलता है, परंतु वो जो इसकी पेलिकल है इससे बाहर नहीं निकलता है। ये इसकी विशेषता होती है। अगले अपन प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनास जैसी अवस्था की बात करते हैं तो इस अवस्था के अंतर्गत जो ट्रिपेनोसोमा है उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के साथ साथ इसकी ये विशेषता
शुंडाकार हो जाते हैं, ये यहाँ से और यहाँ से शुंड जैसे आकार के हो जाते हैं। साथ ही इसमें जो केंद्रक और केंद्रिका है वो पाए जाएंगे, कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, और ये जो आधारीय कणिका वो काइनेटोप्लास्ट है, इससे फ्लैजिला बाहर निकल जाता है। लेकिन जो तरंगित कला है इसके साथ तरंगित कला नहीं बनाता है। ये इसकी क्या होती है भाई, विशेषता होती है। साथ ही इसमें जो इसका शरीर होता है वो पेरिकल के द्वारा घेरा रहता है, यानी कि पूरी स्ट्रक्चर है ये इसके अंतर्गत ऐसी ही होती है। अब हम एपीमेस्टिगोट या क्राइटेरियन जैसी अवस्था की बात करते हैं, तो एपीमेस्टिगोट या जो क्राइटेरियन अवस्था है उसके अंतर्गत ट्रिपेनोसोमा अपने आकार में और क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के साथ साथ वो और क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के साथ साथ उसमें वो ही केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट पाए जाएंगे, और आधारीय कणिका और क्या नाम से काइनेटोप्लास्ट है वो केंद्रक के पास या शरीर के मध्य में आ जाते हैं, केंद्रक के पास या शरीर के मध्य में आ जाते हैं, और आधारीय कणिका से स्पष्ट रूप से तरंगित कला का निर्माण होता है। ये कसाव यानी कि फ्लैजिला है, इसका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। काइटिन की अवस्था जो कि एक संक्रमणकारी भी इसकी अवस्था होती है, और जो ट्रिपेनोसोमा का लास्ट जो रूप होता है उसके अंतर्गत जो केंद्रक और केंद्रिका है उसके पश्चिम भाग के अंतर्गत काइनेटोप्लास्ट और आधारीय कणिका आकर स्पष्ट कसाव या तरंगित कला का निर्माण कर लेता है। और ये इस प्रकार से इसके अंतर्गत चार जो अवस्थाएं हैं वो पाई जाती है, और इसी के आधार पर ये क्या करता है, बहुरूपिता को शो करता है। कौन, ट्रिपेनोसोमा। अब जैसे ही ट्रिपेनोसोमा के अंतर्गत बहुरूपता जैसे ही कंप्लीट होती है तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है इसमें ट्रिपेनोसोमा का जीवन चक्र। तो ये दोनों चारों अवस्थाएं आपकी समझ में आ गई होगी। ये अलग अलग नाम से क्या सकते हैं, इनको लेशमानिया रूप से पूछ ले, लेप्टोमोनास पूछ ले, क्राइटेरिया पूछ ले, या ट्रिपेनोसोमा पूछ ले। और वैसे इनका नाम है एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, एपीमेस्टिगोट और ट्रिपेनोमेस्टिगोट है, यानी कि एपीसीटी का फॉर्म के रूप में है, इससे आप याद कर सकते हैं। एपीसीटी, एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, एपीमेस्टिगोट और ट्राइकोमेस्टिगोट। आ गई इसकी बहुरूपता समझ में। अब हम आगे चलते हैं ट्रिपेनोसोमा का जीवन चक्र। अब हम जीवन चक्र की जैसे ही बात करेंगे तो आपको पता होगा विद्यार्थियों कि ट्रिपेनोसोमा एक क्या है, द्विपर्कोषी है। इस द्विपर्कोषी का मतलब है वो अपना जीवन काल दो प्रकोष्ठों में क्या करता है, वही पूरा करता है। इसका प्राथमिक प्रकोष्ठी मनुष्य होता है और द्वितीय प्रकोष्ठी क्या होता है, शेषी मक्खी, यानी कि शेषी मक्खी इसका द्वितीय प्रकोष्ठी होता है। तो ट्रिपेनोसोमा में हम लाइफ साइकिल की जैसे की बात करेंगे तो इनको हम नोट करेंगे। तो लाइफ साइकिल इन ट्रिपेनोसोमा या ट्रिपेनोसोमा में ट्रिपेनोसोमा का जीवन चक्र। तो इसमें सबसे पहली बात करेंगे ट्रिपेनोसोमा क्या है, वही द्विपर्कोषी है, द्विपर्कोषी है। इसमें से प्राथमिक जो पर्कोषी है वो कौन है, इसका वो मनुष्य है।
और इसका जो द्वितीय परपोषी है वो सेठसी मक्खी है। ये अपना जीवन चक्र है 2 के अंतर्गत पूरा करता है। प्राथमिक प्रकोष्ठी मनुष्य हो जाता है और द्वितीय प्रकोष्ठी इसमें सेठसी मक्खी हो जाती है। सेठसी मक्खी है जो वाहक का कार्य करती है। सेठसी जो मक्खी है ये किसका कार्य करती है? वाहक का करती है। और इसकी जो लार होती है और उस लार के अंतर्गत ट्रिपनोसोमा की संक्रमणकारी अवस्था है वो पाई जाती है। अब हम इसके लाइफ साइकिल को किस प्रकार से पढ़ते हैं? इसके लाइफ साइकिल को 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे, यानी कि लाइफ साइकिल 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे, 2 टाइप से। अब उन 2 टाइप में फर्स्ट हम जैसे बात करते हैं तो मनुष्य के अंतर्गत जीवन चक्र। मनुष्य के अंतर्गत या अपन लिख सकते हैं मनुष्य में जीवन चक्र, यानी कि जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के अंतर्गत जीवन चक्र किस प्रकार से पूरा करता है। तो देखिए मनुष्य के अंतर्गत जो ट्रिपनोसोमा अगर जीवन चक्र पूरा करेगा तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो पॉइंट आएगा वो आएगा संक्रमण, यानी कि आप कह सकते हैं इसको इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होगा। अब इन्फेक्शन कैसे होगा? संक्रमण। इस संक्रमण के अंतर्गत सबसे पहले जो वाहक या अपन कहें जो संक्रमित सेठसी जो मक्खी होती है वो क्या करती है? मनुष्य का जो शरीर होता है उस मनुष्य के शरीर को काटती है। कहने का मतलब सेठसी मक्खी जब किसी भी मनुष्य को काटती है, मनुष्य को काटती है, या मैं कहूँ सेठसी मक्खी मनुष्य को जैसे ही काटती है तो इसकी लार से, इससे लार से एक पदार्थ का स्त्राव होता है और उस पदार्थ को हिपेरिन के नाम से जाना जाता है। यह हिपेरिन जैसे पदार्थ मनुष्य के संपर्क में आता है तो मनुष्य का जो रक्त होता है उस मनुष्य के रक्त में थक्का नहीं जमने देता है। मनुष्य के जो रक्त है उस रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनने देता, जिससे सेठसी मक्खी बराबर मात्रा में ब्लड को क्या करती रहती है? सक करती रहती है, जिससे क्या होती है? रक्त को चूसती रहती है। कौन? सेठसी मक्खी। अब ये सेठसी मक्खी जैसे ही ब्लड को चूसती रहती है तो इसकी लार के साथ ही, इसकी जो लार होती है उस लार के साथ ही जो ट्रिपेनोसोमा की संक्रमणकारी अवस्था होती है, ट्रिपेनोसोमा की जो संक्रमणकारी अवस्था होती है, संक्रमणकारी अवस्था जो होती है वो अवस्था उसके ब्लड में प्रवेश कर जाती है। अब मनुष्य के ब्लड के अंतर्गत क्या आ गया? ट्रिपेनोसोमा। तो मनुष्य का जो रुधिर है और मनुष्य के रक्त में क्या है? ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा है। और ये ट्रिपेनोसोमा रक्त के अंतर्गत जाकर उस वहां पर पोषण प्राप्त करता है और पोषण प्राप्त करने के साथ साथ ही ये वहां से मस्तिष्क जो द्रव होता है उसमें पहुंच जाता है और इससे यानी कि ट्रिपेनोसोमा का मनुष्य के रक्त में आना ही संरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? संरोपण कहलाता है। अब संरोपण जैसे ही हो जाता है तो दूसरी इसकी अवस्था आती है गुणन, मल्टीप्लिकेशन। दूसरी जो इसकी जो अवस्था आती है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। अब हम जैसे बात करते हैं तो ट्रिपेनोसोमा जैसे ही मनुष्य के रक्त में पहुंचता है, ट्रिपेनोसोमा
मनुष्य का जो रक्त है उस रक्त का भी क्या है बेटा, प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंतर्गत जाता है और जाने के साथ साथ ही ये क्या करता है, वहां पर भरपूर पोषण प्राप्त करता है मनुष्य के प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा से क्या करेगा, भरपूर पोषण को प्राप्त करेगा, और पोषण को जैसे ही प्राप्त करेगा तो ये स्टार्ट कर देता है, यहाँ से ये स्टार्ट कर देता है लंबवत द्विव विभाजन, और लंबवत द्विव विभाजन के साथ इसमें क्या करता है, अपनी जो संख्या होती है उस संख्या में क्या कर देता है, वृद्धि कर लेता है, और इस वृद्धि को ही क्या करते हैं अपन, जैसे ही संख्या में वृद्धि करेगा तो इसी को क्या कहते हैं, गुणन कहते हैं। अब गुणन के बाद में इसमें तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा कायांतरण। क्या आएगा, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ट्रिपलोसोमा अपने आकार व आकृति में परिवर्तन करता है। यहाँ आकर अपने एक तो आकार में एक क्या करता है बेटा, आकृति होती है, उस आकृति में क्या करता है, परिवर्तन करता है, और परिवर्तन जैसे ही करता है तो उस परिवर्तन के साथ साथ इसमें एक तो ये छोटा हो जाता है, एक ये मोटा हो जाता है, और एक इसमें जो कसाव होता है वो कसाव क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, और इस स्थिति को स्टम्पी अवस्था के नाम से जाना जाता है, और इस स्टम्पी को हिंदी में बोलते हैं ठुट अवस्था बोलते हैं। स्टम्पी अवस्था या इसको बोला जाता है ठुट अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिपलोसोमा के अंतर्गत उपापचय होता है, उपापचय मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है जिसमें मैंने बताया था कि ये परपोषी को मनुष्य, और उस मनुष्य के अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन के रूप में यूज करता है, और यूज जैसे ही करता है तो उस अवस्था में इसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, निष्क्रिय होता है। यानी कि मनुष्य का जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा यूज करता है। ऐसी स्थिति में इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही निष्क्रिय होता है तो जब मनुष्य ग्लूकोज के अवशोषण के प्रति एंटीबॉडी बनाता है, मनुष्य क्या बनता, ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है उस अवशोषण के प्रति एंटीबॉडी बनाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के साथ साथ जो ग्लूकोज है उसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा पायरुविक अम्ल मिलता है, तो वो पायरुविक अम्ल है वो कैप्स साइकिल है, कैप्स चक्र में पहुंच जाता है, और वहां जाके इसमें कार्बोहाइड्रेट है, जल है, और एनर्जी मिलती है, यानी कि CO2 बनता है, H2O, और एक क्या बनती है, इसको ऊर्जा एनर्जी मिलती है, और इस स्थिति में वो जो क्या है, जनन को क्या कर देता है, बंद कर देता है, और जैसे जनन बंद करता है तो यही तो स्टम्पी या ठुट अवस्था कहलाती है। किसकी, ट्रिपलोसोमा की। अब इसको जैसे ही जनन हो गया इसमें, अब फिर उसके बाद में होता है इसमें पुनः संक्रमण। चौथा क्या है, पुनः संक्रमण। अब पुनः संक्रमण के अंतर्गत क्या होता है बेटा, अब आपको जो सीएचसी मक्खी होती है, संक्रमित जो मनुष्य होता है, संक्रमित जो मनुष्य होता है उस मनुष्य को क्या करती है, दोबारा कट करती है, यानी कि काटती है, और जैसे ही दोबारा वो काटती है तो वो क्या करेगी, अपना जो मतलब
ठुट जो अवस्था है वो कहाँ चली जाती है, सेठसी मक्खी की जो आहार नाल है उसमें वो पहुंच जाती है। यानी कि जैसे ही वो चूषण करती है तो सेठसी मक्खी की स्तंभ की अवस्था मनुष्य में वो शेष जो अवस्थाएं बची होती है वो अवस्थाएं सेठसी मक्खी की आहार नाल के अंतर्गत पहुंच जाती है। तो संक्रमित सेठसी मक्खी संक्रमित मनुष्य को काटती है और काटने पर जो इसकी संक्रमणकारी अवस्था है यानी कि स्तंभ की अवस्था है वो कहाँ पहुंच जाती है, सेठसी मक्खी में। अब इसके बाद में फिर सेठसी मक्खी में हम जीवन चक्र पढ़ते हैं। तो सेठसी मक्खी के अंतर्गत फिर जीवन चक्र चलेगा और उसमें किस प्रकार से जीवन चक्र है, इस जीवन चक्र को हम कल के वीडियो में देख पाएंगे, आज ये नहीं हो पाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, ट्रिपनोसोमा का जीवन चक्र। ट्रिपनोसोमा क्या है, द्विपरकोशी है, प्राथमिक मनुष्य होता है, द्वितीय क्या होता है बेटा, सेठसी मक्खी होता है। वो सेठसी मक्खी क्या है, इसका भाग है और इसकी जो लार होती है सेठसी मक्खी की, जिसके अंतर्गत ट्रिपनोसोमा की संक्रमणकारी अवस्था पाई जाती है। अब मनुष्य के अंतर्गत देखो जीवन चक्र को हम पढ़ते हैं, 2 टाइप से जीवन चक्र चलता है इसका, एक तो मनुष्य के अंतर्गत और एक सेठसी मक्खी के अंतर्गत। तो मनुष्य को जैसे ही काटती है तो ये अपने लार में गिबरेलिन का स्त्रावन करती है, जिससे मनुष्य के रक्त का थक्का नहीं बनता और जिससे बराबर सेठसी मक्खी रक्त को चूसती रहती है। अब लार में उपस्थित ट्रिपनोसोमा की संक्रमण अवस्था है वो मनुष्य के रक्त में पहुंच जाती है और इस रक्त में पहुंचने की प्रक्रिया को सर्वोपण के नाम से जाना जाता है। अगला जो स्टेज होता है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। प्लाज्मा के अंतर्गत ये क्या करेगी, भरपूर पोषण प्राप्त करेगी और लंबवत विभाजन के द्वारा ट्रिपनोसोमा अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। कायांतरण में क्या है, आकार व आकृति में क्या करता है, परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने के साथ ही छोटा, मोटा और कसाव क्या हो जाता है बेटा, विलुप्त हो जाता है और इस स्थिति को हम स्तंभ या ठुट अवस्था के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में संक्रमित मनुष्य को जैसे ही सेठसी मक्खी काटती है तो संक्रमण के बाद में काटेगी तो ये स्तंभ की अवस्था है उसके अंतर्गत पहुंच जाती है, किसमें, सेठसी मक्खी में। और वहां जाकर के स्तंभ की अवस्था क्या करती है, गुणन करती है और गुणन करने के बाद में फिर ये संक्रमण अवस्था है वो सेठसी मक्खी की लार में, फिर वो संक्रमित मक्खी है किसी को काटती है तो मनुष्य के अंतर्गत ट्रिपनोसोमा चले जाता है। इस प्रकार से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। आज की क्लास के अंतर्गत बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसमें सेठसी मक्खी में जीवन चक्र है, इसकी बीमारी है, सावधानी है, उसको हम क्या कर लेंगे भाई, कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए